हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के रूप में देखेंगे, हम श्वास कैसे लेते हैं इसको देखेंगे, हम देखेंगे हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में देखेंगे, क्या पादप भी श्वसन करते हैं इसके प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं इसके बारे में देखते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। मतलब इन्होंने पूछा कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है। हमें भोजन मतलब हर काम करने के लिए, यहाँ तक कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम जो ये बोल रहे हैं इसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती। इसीलिए आपके माता पिता हमेशा कहते हैं आपसे भोजन करने के लिए, टाइम से टाइम करने के लिए कहते हैं। यही कारण है और भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है प्रत्येक कार्य करने के लिए, चाहे श्वसन हो, चलना हो, उठना बैठना, कोई भी कार्य हो, हम ऊर्जा के बिना नहीं कर सकते। इन्होंने कहा भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगर जनरली देखा जाए तो हम अंदर जो इनटेक करते हैं वायु, ब्रीद इन करते हैं, उसमें 0.03% कार्बन होता है। लेकिन जो हम आउट करते हैं, मतलब हेल आउट करते हैं, मतलब जो सांस बाहर निकालते हैं निश्वसन में, उसमें कार्बन की मात्रा 4% होती है, 4% होती है। तो आप देखिए, आप जो वायु अंदर ले रहे हैं उसमें कार्बन की मात्रा क्या है और जो वायु आप बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बाहर निकालते हैं, 4% निकालते हैं और लेते कितना है? 0.03%। यहाँ पे इन्होंने कहा अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम वायु बाहर निकालते हैं सांस द्वारा उसमें अधिक होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब जो कोशिका में ऊर्जा मुक्त होती है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन अर्थात ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके
कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है। हम जानते हैं ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। आगे ये कहते हैं जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब जिस रिस्पायरेशन में, जिस श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऐसा श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, अगर उस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन हो रहा है तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें वायु का यूज नहीं हो रहा है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ पे वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के जरिए दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें प्राप्त क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बताया श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं, वायवीय तथा अवायवीय। आगे कहते हैं संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब उनको श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो वायु का यूज नहीं करते, इसलिए वो जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन करते हैं, इसीलिए इनको अवायवीय जीव कहते हैं। आगे कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज जो है, एल्कोहल, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो हमने देखा ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। लेकिन जब वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तब जाके ग्लूकोज किस में विखंडित होता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया, यहाँ पे आपको उसका इक्वेशन दिया गया है। ग्लूकोज है, वायु की उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन्होंने बोला है पर नहीं रहता है, एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जैसे कि ऊपर बोला भी गया था कि वायु की अनुपस्थिति है। क्या है, अनुपस्थिति है, तो यहाँ अनुपस्थिति होनी चाहिए। एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। हम यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा अधिक निर्मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम निर्मुक्त होती है। यहाँ पर देख लेते, कुछ दिया गया है। ईस्ट एक कोशिकी जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब अर्थात वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट मतलब हमारे लिए औद्योगिक रूप से उपयोगी है। हम इसके द्वारा क्या बनाते हैं, वाइन और एल्कोहल और वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, आपने ये देखा। आगे देखते हैं, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। हम जानते हैं कि हम जीव जो हैं, कुछ जीव जो हैं, हम जैसे जीव वायवीय श्वसन करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कभी कभी करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो, मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको फिगर 6.1 में यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए फिगर दिया गया है। ये भाई साहब व्यायाम कर रहे हैं तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तब क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक, यहाँ अनुपस्थिति होना चाहिए, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निर्मुक्त करती है। ऊर्जा कम निर्मुक्त हो पाती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वहाँ पे ऑक्सीजन सीमित है। लैक्टिक अम्ल और क्या निर्मित होता है,
ऊर्जा निर्मुक्त होता है। मतलब हमारे अंदर वायवीय श्वसन होता है, कभी कभी अवायवीय श्वसन होता है। जैसे आकस्मिक परिस्थितियों में व्यायाम करते हुए आप जैसे दौड़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, जितनी आपका शरीर जितना प्रोवाइड करा रहा है आपको उससे अधिक है, तो उस टाइम हमारी कोशिकाएं जो होती हैं अवायवीय श्वसन करती हैं। और क्या निर्मुक्त होता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। इसी कारण से कभी कभी आप देखो यहाँ पे दिया भी गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, मतलब उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हम जानते हैं कि जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं वही ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। जब रक्त का संचरण तेज हो जाएगा तो हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। आगे देखते हैं आप श्वसन को। एक्टिविटी 6.1 दी गई है और चेतावनी आपको क्या दी गई है? इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका की उपस्थिति में ही करें। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए, एक्टिविटी है, और घड़ी की ओर देखिए आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके। यहाँ पे मतलब उस टाइम को आपको नोट करना है, लेकिन ये आपको टीचर की उपस्थिति में ही करना है। फिगर 6.2 की तरह यहाँ पे मिरर में एक दिखाई गई है, स्टूडेंट जैसे कर रहे हैं उस प्रकार से आपको करना है और आपको टाइमिंग नोट करनी है। बूझो क्या कहते हैं? बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ा तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। जब आप अपनी नाक को बंद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। समृद्ध मतलब मात्रा अधिक हो, भरपूर हो, उसमें ज़्यादा हो। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकलना उच्छ्वसन। उच्छ्वसन को निःश्वसन भी कभी कभी कहते हैं। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। लगभग 16 से 17 बार प्रति मिनट होता है श्वसन। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। एक श्वास का मतलब है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन, दोनों मिलाकर एक श्वास बनते हैं। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? जनरली 16 से 17 बार होता है 1 मिनट में। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? ऑब्वियसली परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि बूझो दौड़ कर गया था तो उसकी श्वसन दर तेज हो गई थी, वो तेज सांस ले रहा था। आइए हम इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 6.2 दी गई है, इसको देख लेते हैं। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन संख्या प्रति मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर
पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों स्थिति का आपको पता होना चाहिए। अपने निष्कर्षों को टेबल 6.1 में लिखिए। मतलब आपने जो नोट किया अपनी श्वसन दर दौड़ने के बाद और आराम करने के बाद, उसको टेबल 6.1 में आपको लिखना है और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों के श्वसन दर से कीजिए। मतलब आपके मित्र भी ऐसा करें और सब लोग अपना कंपैरिजन करिए, किसका ज़्यादा तेज़ हुआ किसका कम, और उसको टेबल 6.1 में आपको नीचे टेबल दिया गया है उसमें लिखना है। उपर्युक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यही है वो ऊपर टेबल जिसमें आपको लिखना है कि आपने जो श्वसन दर अपना नोट किया है और अपने सहपाठियों को यहाँ पर दिया गया है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकलता है। कहीं से कहीं 16-17 बार लिखा रहता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं। यह भोजन के अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब हमें अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। पहेली जानना चाहती हैं कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? देखते हैं। जब आप ऊनीदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? यहाँ पर एक्टिविटी 6.3 दी गई है। इसके जरिए हम जानेंगे किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर फिगर 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया, आप देखिए किस में आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमें जैसे लगता है, अगर आप बताइए, आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन सबसे कम कहाँ पे होगी? सोने में सबसे कम होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं पढ़ने में सेकंड पॉइंट पे हम रख सकते हैं, और उससे ज़्यादा हमें चलने में आवश्यकता होगी, और उससे ज़्यादा हमें कपड़े धोने में आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर भी हम काफ़ी ऊर्जा व्यय करते हैं। और फोर्थ नंबर पे हम सीढ़ी को भी रख सकते हैं। उसके बाद हम 5th नंबर पे कपड़े धुलने को रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि कपड़े धुलने में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है सीढ़ी पर चढ़ने से। और लास्ट नंबर पे हम एक्सरसाइज को रख लेते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में। आगे देखते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर दिया गया है कि हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों अर्थात फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको फिगर 6.4 दिया गया है, मानव श्वसन तंत्र। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नासा द्वार से आप श्वसन अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, ग्रसनी से होती हुई फेफड़ों तक जाती है। यहाँ पे फेफड़ों का दिया गया है, फेफड़े का आंतरिक आकार दिया गया है। ये पसलियाँ हैं जो आपके फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं। ये मानव श्वसन तंत्र का फिगर है। आगे कहते हैं वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम अर्थात मध्यपट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, जैसा कि फिगर 6.4 में दिया गया है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं
उच्छ्वसन मतलब वायु जब हम बाहर निकालते हैं, श्वास जब बाहर निकालते हैं तो उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। जब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी क्या बरतनी है, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। यह आपको सावधानी रखी है। आगे 2 फिगर्स हैं, फर्स्ट है अंतःश्वसन का और सेकेंड है उच्छ्वसन का। यहाँ पर आप देखेंगे वायु अंदर आती है किस प्रकार और पसलियाँ पर आपकी बाहर की ओर गति करती हैं। डायाफ्राम नीचे हो जाता है और जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ अंदर की ओर जाती हैं और डायाफ्राम भी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिगर 6.5 जो कि दिया गया था, हमने देखा अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना अर्थात वक्ष फुलाने का स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक ऊंचा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी समृद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए, मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों ना अभी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें, यानी जो वो बच्चे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उसकी बात कह रहे हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 6.4 दी गई है, इसको देख लेते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को टेबल 6.2 में यहाँ पे आपको नोट करना है, जो भी आपके वक्ष का माप आए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए, मतलब जब आप सांस अंदर लेते हैं फिर से उसको फिगर में आप नोट करिए। जैसे कि फिगर में आपने देखा था, बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार किया, मतलब अपने दोस्तों का भी इसी प्रकार से वक्ष का माप कीजिए और इस टेबल में लिखिए। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप अर्थात मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, यहाँ एक्टिविटी बूझो क्या कहते हैं। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। एक्टिविटी 6.5 है। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फुले हुए लगा दीजिए। नली को फिगर 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए, जैसा कि फिगर आपको 6.7 में ये देखिए दिया गया है। आप यहाँ पर वक्ष का पूरा माप तैयार कर रहे हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, अब बोतल को ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए, मतलब उसमें वायु न जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की, आगे क्या कहते हैं, प्लास्टिक की एक पतली सीट लगाकर तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है। आगे देखते हैं, फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारा को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या कहते हैं, इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? फेफड़े को। रबर की परत किस प्रदर्शित करती है? ये डायाफ्राम को। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। अब हम देखते हैं हम उस श्वसन के बारे में
उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, मतलब हम जब निःश्वसन करते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं। एक्टिविटी 6.6 दी गई है, कोई पतली स्वच्छ परख नली दीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच की, यहाँ पर देख सकते हैं, या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। इस फिगर की तरह आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि बेहतर जीवन के लिए श्वास क्या है। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम अर्थात प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। आगे देखो, परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी लीजिए। चूने का पानी कैसे लेंगे, चूने को घोल लीजिए, ऊपर के परत को आप ऊपर के पानी को ले लीजिए, नीचे के अवक्षेप को छोड़ दीजिए। प्लास्टिक के एक स्ट्रॉ को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, मतलब अपने द्वारा सांस को छोड़िए, अर्थात सांस को छोड़िए। यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। आप देखेंगे चूने का पानी दुधिया हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके श्वास में ज़्यादा होगी, इसलिए वो तीव्रता से दुधिया हो जाएगा। क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर भी हमने किया था। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। आगे यहाँ पे कुछ दिया गया है, अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 21% होता है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो हमारे पास उसमें जब बाहर जो वायु छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है। शेष कहाँ जाती है, शेष हमारी कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं, रक्त ले जाके आरबीसी द्वारा पूरे शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जब हम अंदर सांस लेते हैं, मतलब अंतःश्वसन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% दिए गए, कहीं कहीं पे 0.03% भी दी जाती है। और जब हम छोड़ते हैं सांस को तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% है, कहीं कहीं पर 4% ही दिया जाता है। आप देख रहे हैं जब सांस को अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और सांस छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। और सांस अंदर लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लेकिन जब हम छोड़ रहे हैं तो उसके मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है। आगे क्या कहते हैं, हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, मतलब क्या बाहर निकालते हैं। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने देखा ऑक्सीजन भी हम छोड़ रहे थे, उच्छ्वसित कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, केवल सांस को निकाल रहे सांस द्वारा। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा ऑक्सीजन की मात्रा भी छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। आगे देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, भेड़, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। आइए पता करते हैं। बूझो कहते हैं, बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच अर्थात तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। कॉकरोच के बारे में देख लेते हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं, जैसा कि फिगर 6.9 में दिया गया है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। मतलब इनमें जो नलियों का जाल होता है श्वास के लिए, उसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। केंचुओं में देखते हैं, कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं।
केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। नम मतलब उसकी जो स्किन होती है वो नम महसूस होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, मतलब उनमें फेफड़े भी होते हैं। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। फेफड़े भी होते हैं, फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं और त्वचा से भी, जो आर्द्र और श्लेष्मी होता है। उनकी स्किन जो होती है आर्द्र होती है और श्लेष्मी होती है। अब हम देखते हैं जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। मछलियों में फेफड़े नहीं होते, क्या होते हैं? गिल या फिर क्लोम कहते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है क्लोम को, फिगर में मछली में श्वसन अंग क्लोम को दिखाया गया है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है, जैसा कि फिगर आपको 6.10 में दिया गया। बूझो ने क्या कहा? बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। उनमें गलफड़े नहीं होते हैं, उनमें गिल्स नहीं होते हैं, उनमें फेफड़े होते हैं। वो बाहर आके सांस लेती हैं वायु में, जल में श्वसन नहीं करती, इसीलिए वो बाहर आती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? वे सांस लेती हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्या पादप भी श्वसन करते हैं? देखते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु में ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हम क्या करते हैं? आगे क्या कहते हैं? अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? रंध्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। आगे देखते हैं। पहली जानना चाहती हैं कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? देखते हैं आगे। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं की भी, मतलब जड़ों की कोशिकाओं की भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल अर्थात जड़ मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर 6.11 में यहाँ पे दिखाया गया है। वायु अवकाश दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये जड़ें दिखाई गई हैं, किस प्रकार वो ग्रहण करते हैं। आगे इन्होंने कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता अर्थात जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये फिगर था हमारा कि किस प्रकार पादपों में श्वसन होता है। मृदा के कण दिखाए गए हैं, वायु का अवकाश दिखाया गया है। ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मतलब अगर पूछा जाए हमारे शरीर में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भोजन अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन का यूज ना हो, तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, मतलब हमारी कोशिकाओं को पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है,
तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जीवों में श्वसन। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।